नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरंभिक पठन कौशल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है और जाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिसमें लगभग 31 से लेकर 45 तक के प्रश्न होंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके इस टॉपिक पर बन सकते हैं उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बताया गया है कि पठन कौशल के 2 आधार कौन कौन से हैं। देखिए, जो पठन कौशल होता है यानी कि जो आपकी रीडिंग स्किल होती है, इसके 2 आधार बताने यानी कि 2 बेस बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पठन मुद्रा एवं पठन लेखन, ऑप्शन बी कहता है पठन मुद्रा एवं पठन पद्धति, ऑप्शन सी कहता है पठन मुद्रा एवं पठन शैली और ऑप्शन डी कहता है पठन रूपक एवं पठन लिपि। तो स्टूडेंट्स, बताने हैं आपको इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपको ये बताता है कि पठन कौशल के ये 2 आधार है यानी 2 बेस है इसके। चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है पठन मुद्रा एवं पठन लेखन। तो पठन मुद्रा तो होता है स्टूडेंट्स, बट पठन लेखन नहीं होता, क्योंकि पठन का मतलब होता है पढ़ना और लेखन का मतलब होता है लिखना। तो पठन लेखन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी पढ़ना लिखना ऐसा नहीं होता। पठन कौशल पर आपसे बात की जा रही है, इसलिए पठन लेखन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी कहता है पठन मुद्रा एवं पठन पद्धति। तो पढ़ने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होता है एज अ टीचर और उन बातों को फॉलो करना होता है कि बच्चा कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है और उस चीज़ को किस तरीके से इजीली ठीक किया जा सके व्यावहारिक रूप से। तो इसकी कोई पढ़ने की कोई सिस्टम नहीं है या पठन की कोई पद्धति बनी ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है पठन मुद्रा एवं पठन शैली। तो कुछ हद तक इस पॉइंट में बात सही है कि पठन की मुद्रा होती है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तब आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, और पठन शैली मतलब आपके पढ़ने की एक शैली होनी चाहिए, मतलब एक एक्यूरेसी के साथ, एक सही भाव के साथ आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पठन रूपक एवं पठन लिपि। तो देखिए, पठन रूपक और पठन लिपि यानी पठन की कोई लिपि नहीं होती, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट है कि पठन कौशल के जो 2 आधार है, एक है आपके पठन की मुद्रा और दूसरी है पठन की शैली यानी कि पढ़ने का तरीका। तो इसलिए यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है वाक्य विधि क्या है। अब आपको बताना है कि वाक्य विधि क्या होता है, यानी कि वाक्य विधि के अंतर्गत क्या होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है चित्र दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराना, ऑप्शन सेकंड कहता है चित्र दिखाकर अध्याय पढ़ाना, ऑप्शन थर्ड कहता है फिल्म दिखाकर अध्यापन करना और ऑप्शन डी कहता है भ्रमण के द्वारा चित्र अवलोकन करना। अब आपको बताना है कि वाक्य विधि के अंतर्गत इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाक्य विधि जब हम अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां पढ़ रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको 5 विधियों के बारे में बताया था। एक होता है आपका देखो और कहो विधि, दूसरा होता है वाक्य विधि, तीसरा है कहानी विधि, चौथा है अनुकरण विधि और 5वां है संपर्क विधि। तो इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स वाक्य विधि होता है, इसका मतलब होता है कि जो ज़्यादातर जो प्रतिपादक है उनका मत है कि जो बालक है ना, वो वाक्य या वाक्यांशों को बोलता है, यानी कि स्टार्टिंग में वो कोई भी चीज़ें बोलता है तो वो शब्दों को नहीं बोलता, मतलब शब्दों को कहीं ना कहीं जोड़कर बोलता है, यानी वाक्यांशों को बोलता है या फिर वाक्यों को बोलता है। वाक्यांश का मतलब होता है कि वाक्य का एक अंश बोलता है या फिर वाक्यों को बोलता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो इसकी जो इकाई है वो वाक्य है, जबकि शब्द नहीं है। तो इसलिए प्रारंभ से ही बालक को वाक्य से ही पठन शुरू कराना चाहिए। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड तो उसको वाक्य से ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनका विचार ये है कि पहले आप वाक्य का ज्ञान दें और उसके बाद उस वाक्य में जितने शब्द आए हैं, फिर उन शब्दों में जो वर्ण आए हैं उनको तोड़कर बताइए। वैसे जनरली होता क्या है कि हम जब एजुकेशंस लेते हैं तो सबसे पहले जो हम वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 2 शब्द 2 अक्षरों से मिले बने हुए
शब्द, फिर 3 अक्षरों से, उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर सेंटेंस को सीखते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट आपसे ये कहता है कि पहले आप एक सेंटेंस को पढ़ाइए, उस सेंटेंस को बोलने के लिए बोलिए, बच्चा उसको बोलेगा, वो समझेगा, फिर आप उसको तोड़ तोड़ कर बताएं कि सेंटेंस में ये शब्द है तो इस शब्द का क्या मतलब है, ये क्या है, तो इस तरीके से उसको डिटेल कीजिए। तो ये वाक्य विधि के अंतर्गत बताया गया है। और इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों में चित्र दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप अ से अनार पढ़ा रहे हैं तो अनार का जस्ट साइड में एक चित्र भी बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये होता है कि अनार जो है, यानी कि अगर आप अनार बोलेंगे तो अनार बोलने के लिए स्टार्टिंग में आपको अ बोलना पड़ेगा, और यही इसका रिलेशन है। मतलब आप जो अ को पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप अ नहीं पढ़ेंगे तो आप अनार भी कभी नहीं बोल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, इसलिए अ से अनार। तो अ से अनार एक तरीके से हम देखें तो या तो एक वाक्यांश है, या अगर हम इस तरीके से बोले कि अ से अनार होता है तो ये एक वाक्य है। तो इसलिए वाक्य विधि जो है वो चित्र दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यही ऑप्शन इसका बेस्ट है, क्योंकि चित्र दिखाकर अध्याय पढ़ाना ये तो नहीं हो सकता। ठीक, फिल्म दिखाकर अध्यापन करना, यानी फिल्म दिखाकर आप टीचिंग नहीं करते, और भ्रमण के द्वारा चित्र अवलोकन करना ये भी नहीं होता, क्योंकि वाक्य विधि स्टार्टिंग में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको चित्र दिखाकर ही शब्दों का ज्ञान कराएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि लेखन शिक्षण के 3 उद्देश्यों में कौन एक शामिल नहीं। यानी कि जो लेखन शिक्षण होता है स्टूडेंट्स, जो राइटिंग टीचिंग है, इसके 3 उद्देश्य होते हैं। तो उन 3 उद्देश्यों को आपको बताना है कि कौन कौन सा होता है। ऑप्शन ए कहता है सुपाठ्य लेख लिखना, यानी सुपाठ्य मतलब जो सही पाठ है, यानी कि जो सही तरीके से आपके सामने पाठ प्रस्तुत किए गए हैं उसका लेख लिखना। दूसरा होता है भावों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो उसमें भाव दर्शाए गए हैं उसको क्रमबद्ध रूप में, मतलब एक सीक्वेंस में उसको प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी कहता है उच्च एवं शुद्ध उच्चारण करना, और ऑप्शन डी कहता है शुद्ध वर्तनी लिखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है लेखन शिक्षण की, तो यहाँ पे सुपाठ्य लेख लिखना, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी कहता है भावों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखेंगे तो अपने भावों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है उच्च एवं शुद्ध उच्चारण करना। देखिए जब आप लिखना सीखते तब आपको उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पठन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी कहता है शुद्ध वर्तनी लिखना, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो लिखने से रिलेटेड है। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया लेखन शिक्षण के 3 उद्देश्यों में कौन एक शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि तीनों तो लिखने से संबंधित है, और जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या है, पढ़ने से संबंधित। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे, और आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पर बेस्ड होंगे, जो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि 80% जो प्रश्न होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं और 20% न्यू प्रश्न बनते हैं। तो यदि न्यू प्रश्न भी बने तो आप इस तरीके से आइडिया लगाकर क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस को भी ईजिली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना डैश कौशल में आता है, यानी कि इस डैश के प्लेस पर जो राइट ऑप्शन है वो आएगा। ऑप्शन ए कहता है अधिगम, ऑप्शन बी कहता है भ्रमण, ऑप्शन सी कहता है पढ़ना, और ऑप्शन डी कहता है सस्वर। यानी संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना किस कौशल में आता है। क्या यहाँ पर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना अधिगम कौशल में आता है, या भ्रमण कौशल में आता है, या पढ़ना कौशल में होता है, या फिर सस्वर कौशल में आते हैं। तो आपने भाषाई कौशल 4 ही पढ़े हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो यहाँ पर कौशल की बात की जा रही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी पढ़ना कौशल। जब आप पढ़ते हैं तो आप संदर्भ अनुसार अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पाठ में मैसेज दिया जाता है उस मैसेज को आप पढ़ते हैं और उसके भाव को स्वयं ही समझते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका पढ़ना कौशल। और ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो कौशल से रिलेटेड नहीं है, एक ही ऑप्शन है पढ़ना कौशल जो आपके कौशल से रिलेटेड है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है ध्वनि साम्य विधि क्या है। देखिए ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है,
ऑप्शन बी कहता है लेखन विधि का संशोधित रूप है, ऑप्शन सी कहता है पठन विधि का संशोधित रूप है और ऑप्शन डी कहता है ध्वनि साम्य विधि का संशोधित रूप है। अब आपको बताना है कि ध्वनि साम्य विधि क्या है। तो स्टूडेंट्स, पठन कौशल की जो शिक्षण विधियां होती है वो दो प्रकार की होती है। जब हम कंटेंट वाले पोर्शंस को पढ़ रहे थे तो उस दौरान आपने पठन कौशल की शिक्षण विधियों को पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शब्द तत्व पर आधारित विधि और एक होता है अर्थ ग्रहण पर। अब जब आप शब्द तत्व पर आधारित विधि पढ़ रहे थे तो उस दौरान तीन विधियों को आपने पढ़ा। एक होता है आपका वर्णबोध विधि, दूसरा होता है आपका ध्वनि साम्य विधि और तीसरा होता है स्वरोच्चारण विधि। तो जो ध्वनि साम्य विधि होता है स्टूडेंट्स, ये विधि जो है वो वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। यानी कि वर्णबोध विधि को जब आप संशोधित करते हैं तो ध्वनि साम्य विधि होता है। और इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं उनको हम साथ साथ सिखाते हैं बच्चों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल समान उच्चारण वाले, जैसे दिल्ली हो गया या फिर बिल्ली हो गया, तो इस प्रकार के सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम उच्चारण करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एक फ्लो में बोलते हैं। इसी को हम कहते हैं ध्वनि साम्य विधि। और ये विधि जो स्टूडेंट्स वो वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए, वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है और आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की कक्षा में सीखने में ध्यान रखने योग्य कोई दो बातें बताइए। यानी कि जब आप क्लास में होते हैं तो आप सीखना चाहते हैं और सीखने में जो ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं वो आपको बताने। ऑप्शन ए कहता है अध्ययन में मग्न होना एवं ध्यान केंद्रित होना। यानी कि जब आप क्लास में होते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको सीखने, यानी कौन सी दो बातों को आपको सीखना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है अध्ययन में मग्न होना एवं ध्यान केंद्रित होना। ऑप्शन बी कहता है कलम पकड़ने की विधि एवं कक्षा में बैठने का तरीका। ऑप्शन सी कहता है परस्पर बातचीत करना एवं बाहर देखना। ऑप्शन डी कहता है पाठ्य पुस्तक तैयार करना एवं उस पर चर्चा करना। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। यानी जब आप क्लास में होते हैं तो सीखने के लिए ध्यान रखने योग्य कोई दो बातें आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है सीखने में, यानी कि सीखना। देखिए जो बच्चे करते हैं वो सीखते हैं क्लास में और जो टीचर होता है वो सिखाते हैं। तो यहाँ पर सीखने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों से रिलेटेड है कि जब बच्चे सीखते हैं तो उनको कौन सी दो बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए कहता है अध्ययन में मग्न होना और ध्यान केंद्रित होना। तो देखिए अध्ययन में आप बिल्कुल खो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे और ध्यान केंद्रित होंगे, क्या ये हो सकता है। दूसरा होता है कलम पकड़ने की विधि एवं कक्षा में बैठने का तरीका। ऑप्शन तीसरा कहता है परस्पर बातचीत करना एवं बाहर देखना। देखिए बाहर आप देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और पाठ्य पुस्तक तैयार करना एवं उस पर चर्चा करना। देखिए पाठ्य पुस्तक यानी किताबों को तैयार करना, तो किताबें जो है वो टीचर तैयार करते हैं, यानी कि सिस्टम के द्वारा तैयार किया जाता है और उस पर चर्चाएं जो है वो भी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन बच्चों के लिए नहीं है। तो अध्ययन में मग्न होना एवं ध्यान केंद्रित होना, तो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं जो अध्ययन में मग्न हो जाएंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बी है कि कलम पकड़ने की विधि एवं कक्षा में बैठने का तरीका जो होता है, ये दो बातों को बच्चों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सभी बच्चे प्राइमरी लेवल पर है तो वो अध्ययन में मग्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक इतनी चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं और इतने समझदार भी नहीं हो पाए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका बी। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 37 आपसे कहता है कि पूर्ण विराम का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। यानी कि जो आप पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इस तरीके से हिंदी में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड में इस तरीके से एक पूर्ण विराम चिन्ह को लगाते हैं, तो इसका उपयोग कब और कहाँ किया जाता है, यानी किस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है वाक्य के पूर्ण हो जाने पर अंत में किया जाता है, या ऑप्शन बी कहता है वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, या ऑप्शन सी कहता है वाक्य के मध्य भाग में कहीं पर भी, और ऑप्शन डी कहता है यदि वाक्य बड़ा हो तो भी पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अब आपको बताना है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कब और कहाँ लगाया जाता है। आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में तो कभी भी नहीं लगता और वाक्य के मध्य भाग में कहीं पर भी नहीं लग सकता। यदि वाक्य बड़ा हो तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। वाक्य के पूर्ण हो जाने पर अंत में आप पूर्ण विराम लगाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण, यानी कि जो भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल का जो फर्स्ट चरण होता है, प्रथम चरण होता है, वो क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है लिखना, ऑप्शन बी कहता है पढ़ना, ऑप्शन सी कहता है बोलना और ऑप्शन डी कहता है सुनना। अब आपको बताना है कि भाषाई कौशल का प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज भाषाई कौशल में क्या होता है। तो आपने वो ट्रिक ध्यान रखा होगा जिसे हम पढ़ते हैं सुबोपल्ली के नाम से। तो सुबोपल्ली में सबसे पहले आता है आपका सुनना, फिर आता है आपका बोलना, फिर आता है पढ़ना और अंत में आता है लिखना। तो यहाँ पर फर्स्ट चरण की बात की गई है तो इसका मतलब होता है सुनना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है, यानी कि वह कौन सी भाषा है, यानी किस लैंग्वेज में हम शिक्षण करें ताकि बालक आसानी से सीख जाए। तो ये आपको बताना। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी कहता है राज्य भाषा, ऑप्शन सी कहता है विदेशी भाषा और ऑप्शन डी कहता है मातृभाषा। तो स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज आपको बतानी है जिसमें यदि टीचर टीचिंग करते हैं तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, यानी कि बच्चों को समझने में सीखने में आसानी होती है। वो किस भाषा में, तो देखिए राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता, राज्य भाषा भी नहीं हो सकता और विदेशी भाषा भी नहीं हो सकता। बच्चे जो है स्टार्टिंग में जिस लैंग्वेज को सीखते हैं वो उनका मदर टंग होता है, जो उसके अपने घर परिवार समाज से सीखता है तो उसका मदर टंग होता है। और यदि बच्चे को आप मातृभाषा में, क्योंकि सबसे पहले उसने सीखा ही है मातृभाषा, तो उस भाषा में यदि आप बच्चों को शिक्षण देंगे तो बच्चे को वो चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी। आशा करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है मातृभाषा है, यानी कि मातृभाषा कौन सी है। आपसे ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है गणित और डी ऑप्शन है संस्कृत। अब आपको बताना है कि मातृभाषा क्या है हमारे लिए। तो देखिए मातृभाषा जो है अंग्रेजी नहीं हो सकती क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और मातृभाषा गणित भी नहीं हो सकती, और संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट जो होता है वो यूपी में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है हिंदी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो हिंदी भाषाएं बोलते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो उनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है, तो इसलिए मातृभाषा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। बहुत सारे बच्चे संस्कृत में पहुँच सकते हैं कि मातृभाषा, बट मातृभाषा हम उसे नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चे जिस भाषा को स्टार्टिंग में सीखता है उसी को ही हम मातृभाषा कहते हैं। और ज़्यादातर यूपी के जो लोग होते हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए, यानी कि जब हिंदी के टीचर जब टीचिंग करते हैं तो उन्हें क्या कराना चाहिए, उन्हें क्या कराना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है स्वस्वर वाचन, ऑप्शन बी कहता है मौन वाचन, ऑप्शन सी कहता है ए तथा बे दोनों और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो देखिए एज अ हिंदी के टीचर जब शिक्षण करते हैं यानी टीचिंग करते हैं तो उन्हें क्या कराना चाहिए, तो उन्हें सस्वर वाचन कराना चाहिए, यानी कि एक बच्चे को खड़े होकर जो है पढ़ने के लिए कहना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है हिंदी की कक्षा में जो है टीचर बच्चे को जब उनका पठन अभ्यास कराते हैं तो बच्चे को एक बच्चे को खड़ा कर देंगे और 2 से 4 लाइन उस बच्चे को पढ़ने के लिए दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा खड़े होकर वो सस्वर वाचन करेगा और बाकी बच्चों को टीचर जो है वो फ्री नहीं छोड़ते हैं, उनको जो है किताबों में ध्यान देना होता है। तो यदि वो बच्चे भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो वो जो बच्चा खड़े होकर पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब एक बच्चे को टीचर खड़ा कर देते हैं, वो पढ़ता है और बाकी सभी बच्चे जो है किताबों में ध्यान देते हैं और वो मन ही मन पढ़ते हैं और देखते हैं कि सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है या कौन से लाइन पे किस पॉइंट पर हम चल रहे हैं या वो बच्चा किस पॉइंट पर अभी तक पहुंचा है। तो इसीलिए जो है अगर हम देखें तो पूरी क्लास में अगर 30 बच्चे तो एक बच्चा जो है सस्वर वाचन कर रहा है और बाकी सभी बच्चे मौन वाचन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए तथा बे दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर से जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि पद शिक्षण में आवश्यक है, यानी कि जब आप पद पढ़ते हैं
यानी पद्यांशों को जब आप पढ़ते हैं, यानी पद्यांशों का जब आप शिक्षण करते हैं तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कहता है सस्वर वाचन, ऑप्शन बी कहता है मौन वाचन, ऑप्शन सी कहता है ए तथा बे दोनों, और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो देखिए, एज अ टीचर जब आप पद शिक्षण करते हैं, यानी कि जब आप पद्यांश को पढ़ाते हैं अपनी कक्षा में, तो अगर आप वहाँ पर मौन वाचन करेंगे स्टूडेंट्स, तो मौन वाचन से क्या होगा कि उसके जो भाव है वो आप ही को ही समझ में आएंगे, बाकियों को नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप मौन वाचन नहीं कर सकते। जब आप मौन वाचन नहीं कर सकते तो सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी बी आ रहा है आपका, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है कोई नहीं, इसलिए तीनों ही ऑप्शन खत्म हो जाता है। बचा हुआ ऑप्शन आपका है ए सस्वर वाचन, यानी जब आप पद्यांश पढ़ाते हैं अपनी कक्षा में, यानी पद शिक्षण करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक होता है सस्वर वाचन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक, यानी कि प्राइमरी लेवल के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए कहता है सस्वर वाचन, ऑप्शन बी कहता है मौन वाचन, ऑप्शन सी कहता है ए तथा बे दोनों, यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है गंभीर वाचन। तो अब आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने इस पर डिटेल में चर्चा की है। प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें टीचर का उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्वर वाचन करे, क्योंकि सस्वर वाचन से उनके शब्दों को पढ़ने के लिए जो उच्चारण करते हैं वो सब चीज़ें जो है अभ्यास करेंगे तो वो सब चीज़ें ठीक होते रहेंगे और बच्चे जो है पढ़ना सीख जाएंगे, यानी कि उनकी पठन कौशल जो है वो विकसित हो जाएगी। तो प्राइमरी लेवल पर बालकों के शिक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सस्वर वाचन करना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे बताया गया स्टूडेंट्स की गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए। जब आप गद्यांश पाठ को पढ़ाते हैं, यानी कि गद्यांश को पढ़ाते हैं, तो उसके दौरान किस वाचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है सस्वर वाचन, ऑप्शन बी कहता है मौन वाचन, ऑप्शन सी कहता है सामूहिक वाचन, और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। अब आपको बताना है कि जब आप गद्य पाठ को पढ़ाते हैं तो किस वाचन का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने आपको बताया है डिटेल में कि जब आप गद्य को पढ़ाते हैं तो कौन से वाचन का प्रयोग करना चाहिए, जब आप पद को पढ़ाते हैं तो कौन से वाचन का। तो देखिए, जब आप पद को पढ़ाते हैं तब आप मन ही मन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पद अगर आप मन ही मन पढ़ेंगे तो बच्चे जो है उसको नहीं समझ पाएंगे। बट गद्य पाठ में क्या होता है, तो इसीलिए पद पाठ में जो है आपको सस्वर वाचन करना होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम गद्य पाठ की बात करें तो गद्य पाठ में जो है जो शब्द होते हैं और जो लैंग्वेज होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आसान भाषाओं में गद्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इसको आपको जो है मौन वाचन के द्वारा, क्योंकि शिक्षक भी मौन वाचन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे और बच्चों को भी इसको समझने के लिए, इसके भाव को समझने के लिए बताएंगे। तो इस तरीके से गद्य पाठ का शिक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका बी, कि गद्य पाठ का शिक्षण मुख्य रूप से मौन वाचन के द्वारा होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स की भाषाई कौशल का सही क्रम है, यानी कि लैंग्वेज स्किल का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन बी कहता है पढ़ना, सुनना, बोलना, ऑप्शन सी कहता है सुनना और पढ़ना, और ऑप्शन डी कहता है सुनना एवं लिखना। तो भाषाई कौशल आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं कि भाषाई कौशल 4 प्रकार से होते हैं और उसको हम सुबोपल्ली से ध्यान रखते हैं। तो सुबोपल्ली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन में 4 पॉइंट पर बात की गई ए में, और इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है कि सुबोपल्ली, यानी कि स्टार्टिंग के शब्द ले लीजिए सु, बो, प और ली। तो सुबोपल्ली जो आपका बनता है यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो आसान भी पूछे जा सकते हैं और आपसे बनाकर घुमाकर भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको इतना डिटेल में बताया गया है ताकि जब आप टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं कि आपको आयोग ने इस टॉपिक को क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है और यह DLED 4
सेमेस्टर में टॉपिक होता है आपका, जिसे हम कहते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। तो ये जब आप वहाँ पर पढ़ते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर में, तब आपको रियलाइज़ होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को ईजिली समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।